बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं नाज़रीन। प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें भी इस काबिल बनाए कि हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कर सके। लेकिन बहुत अफसोस होता है लोगों के रवैये देख के। हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा नहीं करना चाहते, बल्कि अगर आप आसानी किसी के लिए नहीं पैदा कर सकते तो एक रिक्वेस्ट ये है कि किसी के लिए मुश्किल पैदा भी मत करें। आप सिर्फ और सिर्फ अपना काम करें, दूसरों को उनका काम करने दें। जब आप दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं तो अल्टीमेटली आप अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं आगे जाकर आपको उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। वो कहते हैं ना, दुनिया मकाफाते अमल है। तो अगर हम ये चीज़ याद रख लेंगे कि आज हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो किसी ना किसी सूरत में अल्लाह पाक उसका सिला हमें देगा, और अगर किसी के साथ बुरा करेंगे तो वो चुप रहेगा तो उसका सब्र कहीं नहीं जाएगा। तो लिहाजा एक छोटा सा मैसेज है आज दिन के आगाज़ में, प्लीज़ 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 किसी के साथ अच्छा करने की कोशिश करें। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो प्लीज़ बुरा भी मत कीजिए। प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं पहले सेगमेंट से, टुडेज़ वेदर। जी, तो मौसम कैसा रहेगा? हब्स की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं। जुनेद ने ज्वाइन किया। जुनेद, वेदर अपडेट्स बताइए। जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो आज भी शहर में हब्स और गर्मी की शिद्दत जो है वो बरकरार रहेगी, और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का मतला जो है वो अबर आलूद रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से आज शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन हब्स और गर्मी की शिद्दत जो है वो फिर भी बरकरार रहेगी, और महकमा मौसमियात ने आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब 82% रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 74% तक जाने का इम्कान है। दिन भर बादल और सूरज की आंख मचौली भी जो है वो जारी रहेगी। अगर हवाओं की बात की जाए तो आज हवाएं 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है वो चलती रहेंगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि बुध के रोज़ भी शहर का मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद ही रहेगा। थैंक यू सो मच जुनेद, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने वेदर अपडेट्स हमारे साथ शेयर की। आगे बढ़ेंगे और आज की टॉप स्टोरीज में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। लीड स्टोरी क्या है जी? हमारे पास सबसे पहले स्टोरी है जी, यूपीएस भी जवाब देने लगे हैं। 8 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग होने लगी। मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी, 5 सीनियर नायब सदर शामिल। शराब के इस बुजदार का इम्तिहान बन गया, नैब ने फिर तलबी पर गौर। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबा, फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे में वाटर स्टोरेज टैंक भी शामिल। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राउद दिलशाद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। हालात कैसे नजर आ रहे हैं शहर के? हालात शहर के कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। पहली जो लीड स्टोरी आपने पढ़ी है वो 8 घंटे की लोड शेडिंग, और उसके बाद फिर आप कहें कि और अल्टीमेटली जब लोड शेडिंग होती है तो मैं कहती हूँ आपको पानी भी मैसर नहीं है। एग्जैक्टली, जो लोग सो ना सके रात को उन पर क्या बीतती होगी। और मुझे लगता है राव साहब के साथ ये हुआ है। नहीं, मेरे साथ क्या होना, ये सबके साथ है। ये हम सबका मसला है, बिल्कुल पूरे शहर का मसला है, और शहर के मसाइल को उजागर करने में हम हमेशा कोशिश हमने किया है कि पेश रहें और रिजॉल्व भी हों। अब 8 घंटे की लोड शेडिंग की और अभी जो हमारी खबर के मुताबिक ये है कि लोग दुहाई ये दे रहे हैं कि उनके यूपीएस भी जवाब देंगे। क्या करें लोग? अब इस पर आप देखिए, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम बिजली के मुआहदों आईपीपीज़ के साथ जो रिवाइज कर रहे हैं सारे एग्रीमेंट्स, और दूसरी जानिब सूरत हाल ये हो रही है कि 8-8 घंटे की लोड शेडिंग, डैम्स में पानी मौजूद है। अगर अभी आमतौर पर ये जो सूरत हाल है ये आपको जनवरी और फरवरी में फेस करना पड़ती है, जब आपके डैम्स में से पानी का अखराज नहीं होता और कैनाल्स को बंद करना पड़ता है बंसवाई की वजह से, तब ये सूरत हाल होती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इतनी जो अगर बिजली ना हो तो शहरियों को ना मिले तो फिर तो बात समझ में आती है। जब बिजली सिस्टम में मौजूद है तो फिर 8-8 घंटे की लोड शेडिंग क्यों, और वो भी गैर एलानिया लोड शेडिंग। और लाहौर और कराची को एक जैसा अब जो है वो सूरत हाल का सामना है। कराची में भी। अच्छा, और एक चीज जो अक्सर शायद सिप्रा साहब मेंशन करते हैं
कि बिजली बंद की जाती है, सर्दियों में ये कहा जाता है कि जी लोड मैनेजमेंट की जा रही है, गर्मियों के लिए बिजली तैयार की जा रही है, ये सिर्फ कागजी बातें हमेशा क्यों रहती हैं? सारी वो बातें हैं जो वर्बली कही जाती हैं, लेकिन इनका कोई ना कोई सर होता है ना पाँव होता है। और अब ये जो फेलियर है लेस्को का, बुनियादी तौर पर ये जिम्मेदारी लेस्को की है। जो बिजली लेस्को को मुयस्सर है नेशनल ग्रिड से, उसकी तरसील में आगे प्रॉब्लम है। आए रोज आप देख रहे होंगे, कल भी कितना बड़ा एहतजाज था, और एहतजाज की सूरत में पूरी जो फिरोजपुर रोड का कॉरिडोर था वो दिन भर जैम पैक रहा, और लोगों को अल्टीमेटली भी लोगों ने कोई तो हल निकालना ना। और आप दावत दे रहे हैं लोगों को दोबारा फिर से आए सड़कों पे। शायद गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि सड़कों पर आना लोगों ने छोड़ दिया है, तो इनको अब इनको सड़कों पर लाने के लिए ये और काम सुबह जो ग्रिड में खराबी पैदा हुई उससे कितने इलाकों में, मुतादिद इलाकों में ऑलरेडी बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी थी। उसमें सोने पे सुहागा ये हो जाता है कि आप लोड शेडिंग शुरू कर देते हैं, सारा दिन वैसे ही लोग अजाब भुगते हैं किसी खराबी की वजह से, फिर आपकी लोड शेडिंग बीच में ऐड हो जाती है, तो फिर अल्टीमेटली लोग सड़कों पर आएंगे, एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। राव साहब, बिल कम नहीं आते, ऐसा क्यों है? देखिए, बिल की क्या बात करते हैं आप। अगर किसी का घर का एक पंखा या 2 बल्ब हैं तो उसको भी बिल जो है वो 3-4 हज़ार रुपये आ रहा है। जिसके पास खाने को पैसे नहीं है और उसको भी बिल आ रहा है। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि लाहौर शहर में, क्योंकि हम सिर्फ लाहौर शहर की बात कर रहे हैं, लाहौर शहर के हवाले से लेस्को की जो नाकामी है, वो सबसे बड़ी नाकामी ये है कि लेस्को आज तक जो लाइन लॉसेस के एरियाज़ हैं उनको डिफाइन नहीं कर सका, और लाइन लॉसेस का जो खमियाजा है वो आम शहरियों को भुगतना पड़ता है। उसमें वो लोग भी जो है वो गिरफ्त में आते हैं जिनका कसूर भी कोई नहीं होता। जिस तरह से मैंने आपको मिसाल दी कि अगर किसी के घर 2 मरले का किसी का घर है और महज 2 पंखे, या उसका बिल 600 से 700 से ज्यादा आना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको सब्सिडी भी, उनके लिए सब्सिडी भी गवर्नमेंट ने दे रखी है कि 150 या 200 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो उनको रिलैक्सेशन मिलेगी। बट इशू इज दिस कि आप उनको भी रगड़ा लगा रहे हैं, और जितना लगा सकते हैं उतना आप ये अपने हिस्से का काम जरूर कर रहे हैं। और सिर्फ माल बनाने पे, माल मिल जाए, बिल लेट हो जाए तो फौरी तौर पर जो लेस्को एहलकार हैं वो पहुंच जाते हैं। लेकिन बिजली चोरी के हवाले से, लाइन लॉसेस के हवाले से अभी तक हम ये सुनते तो आ रहे हैं कि कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ होती हैं। अगर कार्रवाइयाँ हो रही हों तो फिर जो लोड है वो उसका खमियाजा आम शहरियों को नहीं भुगतना पड़ता। और 8 घंटे की बिजली चोरी भी हुई है तो उस पे फिर ये कर दिया जाता है कि उस इलाके में या तो ज्यादा लोड शेडिंग करना शुरू कर दी जाती है, या तो ये किया जाता है कि पूरे के पूरे इलाके में आप बिल की मद में ज्यादा जो है वो चार्ज करना शुरू कर देते हैं। 1 घंटे बाद 2 घंटे लाइट जाएगी, या 1 घंटा बाद 1 घंटा लाइट जाएगी, तो उसकी सूरत में आपके यूपीएस कैसे काम करेंगे? चार्ज ही नहीं होंगे तो चलेंगे नहीं, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इसकी जो अगर लेस्को चीफ छोड़ी नहीं है गवर्नमेंट ने कि लोग बार-बार यूपीएस ठीक करा सकें, कम अज कम उन कच्ची आबादियों का, उन अंदरून शहर के लोगों का जो 1.5 मरले में 7-7 मंजिल की बिल्डिंग है और उसमें 50-50 लोग रह रहे हैं, उनका ख्याल करें। कम से कम एक पंखा तो उनके पास चलने दें, एक पंखा चल जाएगा तो सो लेंगे। कोई ख्याल करने वाले लोग आ जाए तो ये नौबत ही ना आए। देखिए, अगर कोई रात भर सो नहीं सकेगा तो दिन भर काम कैसे करेगा? ये एक सिंपल सी लॉजिक है। और लेस्को जो है, मैं समझता हूँ कि लेस्को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी आगे निकल गई है। लेस्को तो सियासी जमातों को भी पीछे छोड़ गई है। इतने अरसे से सिस्टम नहीं बन सका, आप पूरी डिवीजन को डील कर रहे हैं, लेकिन आज तक आपसे सिस्टम नहीं बन सका। और आपका मकसद क्या है? सिर्फ सारिफीन की जेबों से पैसे निकालना, इस्तेहसाल करना, बिजली चोरी जो कर रहे हैं उनका खमियाजा दूसरों से मिलने चाहिए। आपने सही रिलेट किया राव साहब, ये गवर्नमेंट से भी आगे निकल गई है। गवर्नमेंट भी दोनों हाथों से जो है आवाम। और आप मिनिस्टर्स की बात सुन लें, एनर्जी डिवीजन के या पावर डिवीजन के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी बात सुन लें तो आपको लगेगा कि बेहतरीन काम हो गया। अब मुझे बताएं कि आप मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, हमने ब्रेक के बाद बात करनी है। ये जो तर्जमानों की फौज जफर मौज है, आखिर ये क्या कर रही है, इसका मकसद क्या है, इस पे बात करते हैं। राव साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाने, नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। और जी तो नाज़रीन, अहम खबर आपने जान ली। अगली खबर हमारे पास जो है उसकी तरफ जाएंगे। पंजाब हुकूमत के तर्जमानों की तादाद काबीना अरकान से भी ज्यादा हो गई, 57 तर्जुमान। ये कर क्या रहे हैं राव साहब, बताइएगा। याद है जब बात हुआ करती थी इस हवाले से कि फौजदार जफर मौज जो है वो काबीना में शामिल है और फिर इस तरह से और सारी बातें,
किया करते थे, यही लोग जो आज 57 ये मेंबर्स हैं, देखिए जो सिर्फ ये बताएंगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है या गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, तर्जुमान होंगे, स्पोक्सपर्सन। और मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अब आप 57 की बजाय एक ही सिर्फ रख लें, जिसको बेहतर बोलना आता हो, जो अपने आप को बेहतर प्रेजेंट कर सकता हो, अगर बेहतर रख लेंगे उस पे ही। अगर अच्छा, मुझे राव साहब ये बताएं, गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है कि 57 लोग एक्सप्लेन करेंगे उसको? 57 तो काम नहीं होंगे जिनको, हाँ, 57 ये तो वो मतलब समझ नहीं आ रही कि क्यों पहले 38 का फिगर था, अब ये 57, और ये और बढ़ेगा। आसान काम है एक नोटिफाई करना, बोले ना बोले कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, और जो नोटिफाई करते हैं वो कौन सा खुद बोलते हैं, तो उनकी चॉइस अगर बेहतर होती तो शायद आपको इतनी बड़ी। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें, मैं इस तरफ आने वाली हूँ, अपार्ट ऑफ ऑल, मतलब हम लोग तो इस चीज को थोड़ा सा गैर संजीदा लेके जा रहे हैं कि जी इतने काम गवर्नमेंट करिए, 57 लोग। मुझे सिर्फ ये बता दें, ये क्या नवाजने का सिर्फ एक तरीका होता है लोगों को कि एक आपने तर्जुमान का टैग लगाना, या एक्चुअली ये तर्जुमानों की कोई ड्यूटीज होती हैं? अच्छा, माजी में आपको शायद याद नहीं है कि माजी में तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का ट्रेंड नहीं था, सिर्फ एक तर्जमान हुआ करते थे, ज़हीम कादरी, बिल्कुल ऐसा ही है, तर्जमान पंजाब हुकूमत एक, या इस तरह से जो वज़ीर आला के अलग से तर्जमान और पंजाब हुकूमत के बस मैक्सिमम 2 या 3 लोग, और बात भी समझ आती है। अब इतनी बड़ी जब खिचड़ी पकेगी तो ये और ज़्यादा मसाइल पैदा करेंगे। इनमें से अक्सरियत वो लोग हैं, 29 ऐसे रहनुमा हैं जो असम्बली में नहीं है, जिनमें 8 वज़रा भी बताए जा रहे हैं, फिर उसके अलावा कुछ खवातीन मेंबर अरकान असम्बली में। ठीक है, बात समझ आती है, अरकान असम्बली को ऑथोराइज करना बिल्कुल वो बताएं, लेकिन बताएंगे क्या? 8 घंटे की लोड शेडिंग हो गई है, 0 लोड शेडिंग थी, अब 8 घंटे की कर दी गई है। साहब ये पता क्या इन 57 लोगों में से आप जिस किसी का बीपर कर लें, जिस किसी का स्टॉक कर लें, अच्छे तरीके से गवर्नमेंट को सिर्फ डिफेंड 2 सालों में शहर में मासूए पनागाहों के एक भी मेगा प्रोजेक्ट पाया तकमील को नहीं पहुंचा। जिसकी हम रोज बात करते हैं, वो फरदोस मार्केट का अंडरपास है, वो शुरू किया गया, जिसकी ऑलरेडी मनसूबाबंदी हो चुकी हुई थी। क्या बताएंगे क्या लोगों से आप महंगाई की बात कर लें, बहुत अच्छी तरह डिफेंड करेंगे, आप चीनी आटे की बात कर लें, आपको जबरदस्त जवाब मैं इसी तरफ आने लगा था कि क्या तर्जुमान ये बताएंगे कि अदालत ने हुक्म दिया कि 70 रुपए की चीनी फरोख्त करो तो हम करवा रहे हैं, ये बताएंगे? क्या ये बताएंगे कि आटा चक्की मालकान बेकाबू हो चुके हैं, मुंह और घोड़े बन चुके हैं, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन मुंह और घोड़ा बन चुकी है, उसको रोका नहीं जा सकता, शुगर मिल्स एसोसिएशन जो है वो शुगर इंडस्ट्री मुंह और घोड़ा है, उसको रोका नहीं जा सकता? क्या ये बताएंगे? क्या ये बता पाएंगे कि अशिया खुरनोश की जो कीमतें हैं हर रोज बढ़ रही हैं, वो हमने कम करवाई हैं? क्या ये बताएंगे? क्या ये बताएंगे कि हमने ग्राफरोशी पर ये कह देते हैं, यहाँ तक तर्जुमान तो ये कह देते हैं कि गवर्नमेंट बेबस है, हमने घुटने टेक दिए हैं, माफिया है, कीमतें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पोलियो के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए में, डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल है, और सारी चीजें। कोविड का क्रेडिट दे दे राव साहब, कोविड का क्रेडिट दे दे, उसमें बहुत अच्छा। लास्ट जो 24 आवर्स के फिगर्स थे वो तो मेरे लिए भी होशरबा थे, 40 का रेशो आ रहा था, 40-45 पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन वो भी 94 पे चला गया फिगर। उसमें तो खैर हम वो सारा कुछ हम नहीं डालते गवर्नमेंट में, उसमें हमारी भी जिम्मेदारी है। पोलियो कैंपेन, डेंगू और कोविड में ये हमें भी किरदार अदा करना है, और ये पोलियो मुहिम चल रही है, जब तक लोग ताबून नहीं करेंगे हम कैसे? वो कहते हैं कि जागते रहना साढ़े तना रहना, वो वाला हिसाब जो है वो आपको खुद भी कुछ करना है, आपको जाग कर रहना है, आपको अपने घर की सफाई रखनी है, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाने हैं, आपके घर जो टीम आ जाए उसके साथ तावन करें और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। ये तो लोगों से हमारी रिक्वेस्ट रहती है राव साहब। अच्छा, और तमाम तर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। सबसे बड़ी बात, बुनियादी चीजें जो शहरियों को दरकार है, जिसमें आटा, चीनी और सब्जियों की कीमतें हैं, छोड़ दे राव साहब, उसमें कुछ नहीं होना, छोड़ दे। हमने गवर्नमेंट की 2 साल कारकर्दगी की तरफ हर रोज आटे चीनी की तरफ। एक सेकंड, क्या ये बताएंगे कि वज़ीर आला ने 9 अगस्त को पौधे लगाए और कल वो सूख गए? क्या ये बताएंगे? 57 तर्जुमान है। देखिए, कोई मेगा प्रोजेक्ट जो है आपके सामने है, कोई पाया तकमील को नहीं पहुंचा, जिसकी ये डेडलाइन देते हैं वो भी आपके सामने है। सूरत राव साहब 2 साल हो गए हैं, मैं आप ही की खबर की तरफ आना चाहूंगी, बल्दियाती इदारे फाल नहीं हो सके हैं, इसकी क्या वजूहात है? फाल कैसे हों?
जब आपकी वो कहते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, जब आपकी नीयत ही दूसरे को डिग्रेड करने की होगी तो फिर आप किस तरह से आप ये सोच सकते हैं कि आप खुद तरक्की करेंगे? नहीं कर सकते। आपने अपने इंट्रो में बात की कि बुरा मत सोचें। जब आपने करना ही है अच्छा भला जैसा भी था, लूला लंगड़ा, कम इख्तियारात वाला, लेकिन वो निज़ाम चल रहा था। इस निज़ाम के सम्राट आपको कोविड की कैंपेन में नजर आने थे, आपने नहीं इस्तेमाल किया। आपने कहा कि हम अकले कुल हैं। जब आप खुद अकले कुल होंगे तो फिर आपको भुगतना तो पड़ेगा। अब 2 साल मुकम्मल हो गए, 2 साल में मासवाए बल्दियाती एक्ट में तरामीम के और कुछ भी नहीं हुआ। बल्दियाती एक्ट में जितनी तरामीम इसके मुकम्मल नफाज से पहले हो गई हैं, मुझे तो डर है कहीं जब ये इलेक्शन हो जाएंगे तब ना कह दें कि ये भी इख्तियारात मेरे साहब जो आएंगे उनके पास नहीं रह गया। बहरहाल इसके अगर खदोखाल की हम बात करते हैं बल्दियाती एक्ट 2019 के, तो उस तवाज़न नजर आता है मासवाए एहतसाब के। लेकिन बात यह है कि आपको इतनी क्या जल्दी थी कि आपने एक्ट ले आए, उसके बाद अच्छे भले निजाम को आपने मलिया मेट कर दिया, उसकी बिसात लपेट दी, क्या फायदा? तो राव साहब हम ये कहें कि इसको सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बल्दियाती निजाम को भी बनाया जा रहा है। आपने 2 साल में यूनियन काउंसिल्स खत्म की, लोगों को डेथ सर्टिफिकेट्स और इसी तरह से डाइवोर्स और मैरिज सर्टिफिकेट्स के हसूल के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है, केसेस पेंडिंग है। आज या कल ये नोटिफिकेशन होने जा रहा है। अब देखिए 2 सालों में ये डिसाइड नहीं हुआ कि डाइवोर्स के हवाले से सालसी कौन करवाएगा, सालसी की अथॉरिटी कौन सी होगी। इस लेवल पे लोग ऑलरेडी इतने ज्यादा परेशान होते हैं, बल्दियाती दारों की जिम्मेदारी है कि सफाई सुथराई यकीनी बनाई जाए, पीने का साफ पानी फराहम किया जाए। लाहौर शहर में जो सिर्फ लाहौर शहर की अगर बात करें तो जो बल्दियाती इदारों के कंट्रोल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। राव साहब इस खबर को हैंड करना, मुझे बताएं कि ये बल्दियाती इंतखाबात आपको जल्द होते नजर आ रहे हैं, बीट करते हैं आप कुछ हालात हैं इंतखाबात के हवाले से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट तो ये बात करते हैं कि नवंबर और दिसंबर में, लेकिन नवंबर दिसंबर में जो सेकंड वेव आ रही है कोविड की वो फिर 9 माह की जो आपको जंप लेना पड़ेगा कि 9 माह के लिए बल्दियाती इंतखाबात फिर एक ऑर्डिनेंस आएगा। ऑलरेडी पता नहीं 8 या 10 सेकंड लहर की बात कर रहे हैं तो प्लीज नाज़रीन एहतियात करें। ये जो पेश खैमा है ना चीजों का, ये आपको परेशान करके रखता है। इलेक्शन नहीं हुए 2 सालों में, 2 सालों में जो पूरे तरक्याती फंड्स थे वो बल्दियाती इदारे खर्च नहीं कर सके। बल्दियाती इदारों कैसे खर्च कर सकते हैं जब रोज उनका सरबराह चेंज कर देंगे? ऐसे ही है, उसकी वजह से मसाइल होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर चेंज कर देंगे, लगाएंगे नहीं कोई, तो ऐसे ही है। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, अगली खबर की तरफ जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, अगली खबर की तरफ जाएंगे और अगली खबर हमारे पास है शराब केस बुजदार का इम्तिहान बन गया, नैब में फिर तलबी पर गौर। और आज अपडेट आप तक पहुंचा दी है कि सीएम साहब ने जो है वो खुद पेश नहीं हुए हैं, बल्कि सवालनामा जो दिया गया था वो तो जमा करा दिया है। अभी आप खबर तो मैंने भी देखी है, बट आप कल वाला उनका वो चलाएं कि जिसका दामन साफ होता है उसको डरने की जरूरत नहीं है। जब भी नैब बुलाएगा मैं जाऊंगा, जाएंगे तो बिल्कुल। आज कहीं चाय पे जा रहे हैं शायद तो नहीं, वो हम कह रहे हैं इम्तिहान बन गया, तो वो जो सवालनामा दिया था वो उन्होंने पुर करके दे दिया है। सारे केस का जो आज है, अब देखना ये पास होते हैं फेल होते हैं। अगर रहील सिद्दीकी साहब जाते हैं नैब के पास तो इस सारे केस का जो आज फिर उनकी नतीजा है वो आज अखज हो जाएगा, ये किस तरफ जा रहा है। सही, बुनियादी तौर पर इस केस से जो ताल्लुक जोड़ा जा रहा है या इन्वेस्टिगेशन में जो खबरें आई हैं अभी तक, इसके मुसद्दिका सबूत तो जाहिर है नैब के पास होंगे और नैब इस पे जिस तरह से काम कर रहा है शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही काम रह गया। और आई डोंट नो कि क्यों इतना ज़्यादा है, लेकिन लगता है कि समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम। अब ये सीएम साहब है, राव साहब, मतलब होना चाहिए इतना टाइम नैब को देना चाहिए। देखिए टाइम तो दे नैब, बट इसमें इतनी कौन सी जल्दी है कि फटाफट ये लाइसेंस आज का तो इजरा नहीं हुआ हुआ, लाइसेंस तो काफ़ी अरसे से है, लेकिन बहरहाल ये शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है और इस शिकंजे का जो नतीजा है वो उस्मान बुज़दार साहब को घर भी भेज सकता है। खैर अब सवालात के जवाबात और जो बात समझ आ रही है वो यही है कि इतनी तेजी इसमें इसीलिए है क्योंकि दूसरी जानिब मुलाकातें भी शुरू हुई हैं। आपको पता है कि कल 90 से ज़ायद अरकान असम्बली को इशाया दिया गया और मुकम्मल एतमाद के इजहार के टिकट्स चलवाए गए। तो ऐसी नौबत आप समझती हैं, आप भी ऐसी नौबत कब आती है वो आपको भी पता है और हम भी इसको देख रहे हैं बड़े ब्रीक बीनी से कि किस तरह से
ये आगे बढ़ेगी। बहरहाल उसके लिए ये कर लेते हैं, इंतजार कर लेते हैं, सवालनामा सीएम साहब का पहुंच गया है। औखा इम्तिहान है, औखा इम्तिहान है, सही औखा इम्तिहान है। अगर इसमें से निकल गए तो फिर इनको पकड़ेगा कोई नहीं। बिल्कुल। फिर जब जो साउथ रीजन के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, फिर उनमें अगला फेस आएगा। और सही सही, अगली खबर की तरफ जाते हैं। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे में वाटर सीवरेज टैंक भी शामिल और 11 लाख गैलन पानी जखीरा हो सकेगा। ये जबरदस्त चीज है। राव साहब क्या कहेंगे? बड़ी पॉजिटिव, आई मस्ट से कि ये वक्त की आम जरूरत, पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन ताखीर से की जा रही है। देर आयत दुरुस्त आयत। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो आप इसको हम सही मानो, और इस पर कम से कम जो जिससे ये बनवाएं, जिस तरह से लॉरेंस गार्डन में बनवाया गया उसी तरह का ये वाटर टैंक होगा जिसमें पानी स्टोर, और फिर उसके बाद उस पानी को काबिल इस्तेमाल भी आप बना सकते हैं। यानी ये कीमती पानी होता है बारिश का, जो हम सीवेज की नजर कर देते हैं। खत्म होता जा रहा था, बारिशें यहाँ पे इतनी हो रही हैं, आपकी सारी जितनी भी ग्रीन बेल्ट्स हैं उस पे ये कैपेसिटी नहीं है कि पानी स्टोर कर सके। तो चले ये एक अच्छा इनिशिएटिव जो है सामने, अल्लाह करे अब इस पर काम जल्द अज जल्द शुरू हो, मंसूबे की लागत में इजाफा होगा। जाहिर है जब आप कुछ करते हैं तो फिर पैसे तो लगते हैं, इंस्टेड ऑफ के आप यही सोचते रहें कि इतने पैसे लगेंगे। ये ऐसे इनिशिएटिव हैं जो वाटर टैंक्स के हैं, ये सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल वेन्यू है और वहाँ पर हल्की सी बारिश जो है वहाँ पर जल थल एक कर देती है। और फिर जब नया साहब हमारे शहर में ग्राउंड्स इतनी अवेलेबल हैं, डूंगी ग्राउंड्स जहां पर आप पानी को स्टोर कर सकते हैं। एग्जैक्टली कर सकते हैं, लेकिन करे कौन? अब शुरू हुआ है काम और इसको जो है वो मंतकी अंजाम को पहुंचाना चाहिए। जब तक आप वाटर स्टोरेज इस तरह से नहीं करते, बारिशों का पानी ज़ाया करते जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली वाटर टेबल आपका 1200 फीट तक जा चुका है नीचे, और ये मज़ीद जाता जाएगा। अगर आपने शहर के नज़दीक कोई वाटर रिजर्वायर ना बनाए तो ये और नीचे जाएगा। और फिर आपको पता है कि अगर इसी तरह से इसी तेजी से जाता रहेगा तो अगले 20 सालों में आपके पास क्या सूरत हाल होगी। जिस तरह से इस काम का आगाज हुआ है इसको तेजी से जो है पाया तक मिल तक पहुंचाया जाए और आगे भी इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाएं, क्योंकि ये वक्त की अहम जरूरत है। अगली खबर, वबाई अमराज की रोकथाम के लिए कंट्रोल सेंटर बनाए जाएंगे और आलमी इदारा सेहत $1 लाख फंड देगा। राव साहब क्या कहेंगे आप? वबाई अमराज के लिए सिर्फ $1 लाख फंड, तो चले कोई बात नहीं, ये होना भी चाहिए। ना होने से बेहतर है, कुछ ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग आप कह सकती हैं, बट इशू ये है कि अब चले किसी ने सोचा तो है, कुछ करने की प्लानिंग तो नजर आई है, कोविड का मलबा तो हट गया। एक कंट्रोल रूम का क्याम जाहिर है नेक शगुन होगा, जिंदा दिलाने लाहौर के लिए और पंजाब के बासियों के लिए। अभी तक हम यही सुन रहे थे कोविड की वजह से ये तबाह हो गया है, कोविड की वजह से यहाँ टाइम नहीं दे पा रहे, तो चले कुछ एक जो तैयारी का बात ये है कि अब हम बात कर रहे थे डेंगी के हवाले से तमाम जो SOPs हैं वो तैयार हैं, तमाम पेपर वर्क्स आपका तैयार होता है, लेकिन आप ताख़ीर करते हैं, आप फैसला नहीं कर पाते और जिसका फिर खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। तो अल्लाह करे कि ये जल्द अज जल्द जो कंट्रोल सेंटर है इसके लिए दुआई की जा सकती है, ये वक्त की ज़रूरत है और ये कंट्रोल सेंटर डिवीजनल लेवल पर बनने चाहिए। कम से कम 9 डिवीजन्स में, जो सूबे की 9 डिवीजन्स हैं, ये अगर बना दिए जाएं तो इससे होगा क्या कि कम से कम निचली सतह तक आपको वबाई अमराज से निपटने के लिए मदद मिल सकती है। वबाई अमराज के हवाले से कोविड आया तो आपकी कोई तैयारी नहीं थी, वजीर खारजा कल कह रहे थे कि हमारी तो कोई तैयारी नहीं थी, मासवाए इसके कि सुनी सुनाई बातों पर हम भी चल रहे थे कि ये एहतियाती तदाबीर है, आती इसका इलाज है, लेकिन बहरहाल ये इसका स्प्रेड हुआ। पेंडेमिक को रोकने के लिए जितनी जो मीडिया कोशिश कर सकता था, पैगाम रसानी कर सकता था, लोगों को गाइड कर सकता था, वो आपने कौमी जिम्मेदारी समझ के मीडिया ने भी किया, बाकी इदारों ने भी काम किया। और अब वबाई अमराज का इस सेंटर से ये तवक्का की जा सकती है कि ये आगे बढ़े। ये आने वाले, अब आपका चूंकि एंटीबायोटिक जो आपका एंटीबॉडी टेस्ट चल रहा है उसमें अब आपकी वीकनेसेस भी सामने आएंगी, उसके बाद ये सब कुछ ऑनलाइन है
और अब उस पर भी आपको काम करना है ताकि आइंदा ऐसी सूरत हाल हो ना गानी। चलिए, ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है कि कंट्रोल सेंटर बनाए जा रहे हैं वबाई अमराज की रोकथाम के लिए, तो कुछ लोगों को भी गाइडेंस मिलेगी और हालात भी बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये चीजें होना, लेकिन कैंपेन में ऐड कर दूं, कैंपेन भरपूर नहीं चलाई जाती। कैंपेन अगर चलाई जाए उसमें कंजूसी, तभी फायदा होता है जब आप प्रॉपर इसकी कैंपेन उस पैसे को बचाकर आप लोगों की जिंदगियों से खेलेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। डेंगू, पोलियो, कोविड-19 और ये वबाई अमराज से मुतालिक जो कैंपेन है, आपको याद है कि ये बाकायदा मीडिया पर चलती थी। बिल्कुल ऐसे ही है, और तभी इसका फायदा होता है। बिल्कुल। अब वो रुकी हुई है इस नाम पे कि इश्तिहारात क्यों दें, मीडिया को इश्तिहारात क्यों जारी करें। भाई ना जारी करें, लेकिन ये काम जरूरी है, ये लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और अक्सर ये चीज़ें और ये न्यूज़ हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं कि फ़लाँ जगह पे चोरी डकैती की वारदात हुई है। अब यूनिवर्सिटियाँ भी गैर महफूज हैं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की लैब से 1.5 करोड़ मालियत की मशीनरी, इतनी महंगी मशीनरी चोरी हो गई। आपके कैमरे खराब पड़े हैं, राव साहब क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये स्टोरी जब देखी मैंने तो मैं कहा शायद सीसीटीवी कैमरा होंगे, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, बड़ा ये तो खुद काफी सारी चीजें जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, काफी इंजीनियरिंग के शोबे में, वहां पे कैमरास खराब, वहां पे कैमरास खराब। आप अंदाजा लगा ले कि ये जो नेग्लिजेंस है, ये ऑब्वियसली मिसमैनेजमेंट, ये इसको किसी सूरत भी आप जो है वो सेट असाइड नहीं कर सकते, बिकॉज ये 1.5 करोड़ मालियत की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो मशीनरी है, ये जाहिर है इसके हवाले से जिसको ज़रूरत थी, जिसको पता था वही किया। और पता किसको हो सकता है? डिपार्टमेंट के लोगों को। अब ये सामान आखिर मेन एंट्री से तो निकल के गया ना कहीं पे। कोई छोटी छोटी चीजें भी नहीं है कि कोई बैग में पॉकेट में डाल के, ये पॉकेट में या बैग में डाली तो निकल गई। ये मशीनरी की चोरी है। और मतलब आपकी लैब में कैमरास नहीं होंगे, आपकी यूनिवर्सिटी के किसी पॉइंट पे कोई कैमरा नहीं है। अब इस पर वाइस चांसलर और ये जो जिम्मेदारी है ये HOD पर आयद होती है, क्योंकि इतनी नेग्लिजेंस के आपके डिपार्टमेंट से चोरी हो गई और 1.5 करोड़ की मशीनरी, ये मजाक थोड़ी है इसमें। और मजे का खेज बात यह है कि कैमरे सारे बंद हैं। आप अंदाजा लगाएं, वही ना, आप लैब की बात कर लें, चले कैमरे बंद थे, कुछ चीज समझ आती है। आमतौर पर हम ये सेफ सिटी से करते हैं कि कहीं पर वारदात हो, फुटेज निकलवाने जाएं तो पता चलता है कैमरा ही बंद है। तो यहाँ भी देखिए कि इतना बड़ा बजट और उसके बाद इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, और मुझे नहीं पता ये कैसे इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कि इनके अपने कैमरास जो है वो नहीं चल रहे। तो इस पर तो किसी सूरत भी जो है इसको इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। आप देखें, क्योंकि ये बहुत हैरानकुन बात है, समझ नहीं आती चोर इतने स्मार्ट थे या फिर खुद ये रास्ते बनाए गए हैं कि आप आराम से इतनी बड़ी मशीनरी लेके चले जाएं। लैब के ऑलरेडी आपके कैमरे खराब हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में कहीं कैमरे नहीं लगे। मेन एंट्री गेट से तो ये निकली ही होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे वहां से आप देख लें कि अब इस पे इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का भी ये एक इम्तहान है कि इसको सरकारी इतनी बड़ी मालियत की मशीनरी इसको ट्रेस किया जाए। चलिए जी, इसके लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है, देखें अब इसका क्या नतीजा निकलता है। अगली खबर की तरफ जाएंगे और अगली खबर हमारे पास है जी, रिक्शा ड्राइवर की चालान की सेंचुरी, पकड़े जाने पर गुर्बत का रोना। मलिक फरहत के नाम पर रजिस्टर्ड रिक्शे के डिफेंस वतीन चौक के करीब सेफ सिटी अथॉरिटी की निशानदही पर रोका गया, दस्तावेजात जब्त कर ली गई हैं। अब रिक्शा ड्राइवर का क्या कहना है, पहले आपको वो दिखाते हैं। खिलाफ वर्जी से बाज आया, ना ही ई चालान अदा किया। सेंचुरी मुकम्मल हुई तो ट्रैफिक पुलिस ने धर लिया। मलिक फरहत के नाम पर रजिस्टर्ड रिक्शा सेफ सिटी अथॉरिटी की निशानदही पर डिफेंस वतीन चौक के करीब रोका गया। वार्डन ने रिकॉर्ड चेक किया तो ड्राइवर के खिलाफ 100 ई चालान का नादहिंदा होने की तस्दीक हो गई। इसके बारे में कॉल दी गई थी हमें, तो हमें कॉल जैसे ही आई है हमने इसको राउंड अप किया। इस बंदे ने एक भी चालान जमा नहीं करवाया हुआ था, 100 के करीब इसके चालान थे। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले रिक्शा ड्राइवर ने 50 से ज्यादा बार एक ही पॉइंट पर ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी की। ट्रैफिक वार्डन के मुताबिक अहले खाना साथ होने के बायस दस्तावेजात जब्त करके चालान अदा करने की यकीन दहानी पर ड्राइवर को छोड़ दिया गया। कैमरामैन जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट में लाइजा कि राव साहब 50 से ज्यादा बार एक ही पॉइंट पर आप ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज का ये वाकया, और इस पर अब क्या कहें कि रिक्शा ड्राइवर्स आम तौर पर ऐसे ही करते हैं। और जो कौमी वतीरा है ये हमारा, समझते हैं कि ये फ़र्ज़ है हमारा
सिग्नल को ब्रेक करना, लेकिन अब कैमरे हैं, कैमरा पकड़ भी लेता है। जिसके नाम पे लाइसेंस, ये जो जिसकी गाड़ी होगी जिसके नाम पे मलिक फरत आप बता रहे हैं, ऐसे ही है, तो असल में तो अब ये फरोख्त नहीं हो सकेगी क्योंकि इनका रिकॉर्ड एक्साइज में भी जाता है, ऑटो रिक्शा। लेकिन इस चीज को मैं माइंड अप, ये चीजें दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है एक को प्रिवेल करना चाहिए, शहरियों तक पहुंचाना कि प्लीज प्लीज जब भी आप कभी रोड पे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, जिम्मेदारी का मुजाहरा कीजिए। ये बहुत नॉन सीरियस चीजें आप जल्दी में या फिर जानबूझ के अपने साथ साथ दूसरों का नुकसान भी करते हैं, जिम्मेदार शहरी होने का सबूत भी नहीं देते। थैंक यू सो मच राव साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, आप ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और नाज़रीन, अक्सर हम कहते रहते हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो मुस्बत होना चाहिए और होना भी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुस्बत इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनको तो हम हर रोज़ कोशिश करते हैं कि मैसेज ये देते रहें कि सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि एक पॉजिटिव चीज़ है, तो अगर उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव रहेंगे। खैर, ये पेंडेमिक कोविड-19 जिसमें हमने देखा बहुत सारे लोग घरों तक महदूद होकर रह गए, कोई एक्टिविटी नहीं थी, लोग तंग हो गए थे कि क्या करें क्या करें। ऐसे में मैं उन लोगों को बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूं जिन्होंने घर में रह के लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का सामान बनाए रखा। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें ऐसे लोग नजर आते हैं माशाल्लाह जिनका टैलेंट बहुत ज्यादा जबरदस्त रहा और जो लोगों को घर बैठे उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते नजर आए। ऐसे ही बहुत सारे लोग जिनसे हम आपको मिलवाते भी रहते हैं, आज भी मिलवाएंगे। तो इससे पहले मैं अपने आज के मेहमान का तारुफ करवाऊं, उनका काम कुछ आपको पहले दिखाते हैं। आपने देखी, बिलाशुबा ये वो चीजें हैं जब आप घर में बैठे हों और आप परेशान भी हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो पॉजिटिव चीजें ये हैं कि आप घर बैठे कम से कम जो है वो एंटरटेन हो सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, और ये मेरे ख्याल से एक सदका जारिया भी है। लेकिन इन चीज़ों में भी पॉजिटिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई ना कोई मैसेज लोगों तक डिलीवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे आज के मेहमान जिनका आपको पता तो चल चुका होगा कौन है, हमारे साथ तारुफ फिर भी मैं करा देती हूँ और उन्हें खुशामदीद भी कहेंगे। रजा समू ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चल है आपका? मैं ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच रजा, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों को एंटरटेन करना, और मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ भी है। मैंने जिस तरह के जिक्र किया कि पेंडेमिक में लोग घरों तक महदूद होकर रह गए थे, आप एक्टिव रहे थे इस टाइम में लोगों तक? मुझे तो कमेंट्स ये आते थे कि हमारा क्वारंटीन जो है आपकी वजह से चल रहा है, एंटरटेनमेंट चल रही है, वरना आपको पता कितना डिप्रेशन हो गया था इस माहौल को सोच सोच के। तो ये कमेंट तो मुझे आता था, तो बिल्कुल मैं एक्टिव होता था, और तो कुछ वैसे भी करने को नहीं था बाहर जाने को, तो फुल जोर लगा दिया था कंटेंट पे। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, अब आपने कंटेंट की बात की, ये मैं आपसे ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी। नाज़रीन, अभी एक अहम खबर आप तक पहुँचानी है, और अहम खबर हमारे पास है इस्लामपुरा रोड से, जहाँ पर डोर फिरने से जख्मी बच्ची अस्पताल में दम तोड़ गई है। अफसोसनाक वाक़या इस्लामपुरा से आपको खबर दे रहे हैं, जहाँ पर डोर फिरने का वाक़या पेश आया और बच्ची को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जो कि जानबर नहीं हो सकी और चल बची है। आपको एक बार फिर से बताते चले, 4 साल फातिमा 3 रोज़ कबल डोर फिरने से जख्मी हुई थी। पुलिस ने फातिमा की लाश वरिसा के हवाले कर दी है। 4 रोज कबल बच्ची फातिमा को अस्पताल में दाखिल करवाया गया था और बच्ची दम तोड़ गई है। बच्ची के वरिसा ने पुलिस की कार्रवाई करवाने से रोक दिया गया है। पतंगबाजी के बायस 4 साल फातिमा के गले में डोर फिर गई थी, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जान भर ना हो सकी। इस्लामपुरा के इलाके में डोर फिरने से बच्ची जख्मी हुई थी, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। 4 साल फातिमा 3 रोज कबल डोर फिरने से जख्मी हुई, अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सकी और बच्ची के वालिदैन अब किसी भी किस्म की कार्रवाई भी नहीं करवाना चाह रहे हैं। जी तो नाज़रीन, अहम खबर आपने जानी, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। रजा हमारे साथ मौजूद हैं। रजा, मुझे बताइएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने कहा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कंटेंट का इंतखाब कैसे करते हैं आप? कंटेंट का इंतखाब आम लाइफ से होता है। मेरे 2 किस्म के होते हैं। आम जिंदगी, डेली लाइफ से जो चीज़ें होती हैं उनको ऑब्जर्व करके उससे ह्यूमर निकाला जाता है, या फिर कोई करंट ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज चल रही है तो उस पे बात की जाती है। ऑब्वियसली आपको ट्रेंड्स को भी फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अच्छा, क्या चीजें लोग ज्यादा पसंद करते हैं? कोई आपकी ऐसी वीडियो जिसपे आपको लग भी ना रहा हो, आपने ऐसे बैठे बैठे बनाई हो और लोगों ने बहुत पसंद की हो? लोग यहाँ पे फड्डा बहुत पसंद करते हैं, ड्रामा बहुत पसंद करते हैं। कोई वो उससे लड़ रहा है तो वो क्या बात हो रही है, ये चीज बहुत लोगों को पसंद है और ये बड़ी वायरल जाती है। हालांकि दिस इज नॉट हेल्दी फॉर आर्टिस्ट, बट दिस इज व्हाट पीपल लाइक इन जनरल। सही, लोग ये जनरली पसंद करते हैं। अच्छा, आप कितनी देर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन कौन से? मैं 2015 से कर रहा हूँ, जब यूट्यूब तब बंद भी होती थी, और यूट्यूब मैंने 2015 में बनाई थी। उससे पहले मैं फेसबुक पे करता था,
तो 2014 से फेसबुक शुरू किया है मैंने। अभी मुझे 6 साल हो गए और मैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक ऑलमोस्ट। और आपको सबसे ज्यादा पजीराई यूट्यूब से मिली है। हाँ, यूट्यूब ने आपकी पहचान बनाई है और माशाल्लाह जितने आपके फॉलोअर्स हैं, आई मस्ट से कि ये बहुत आप लकी भी हैं। अच्छा मुझे बताइए, कोई ग्रुप्स है फ्रेंड्स का पूरा, आप जो आपकी वीडियोस में बाकी लोग हैं उनका क्या किरदार रहता है? मेरी वीडियो में जो आपने अभी लोग दिखाए थे वो मेरे फ्रेंड्स होते थे, उनके साथ मिलके हम ये स्किट वीडियोस बनाते थे। लेकिन ये बहुत पुरानी वीडियोस हैं, उसके बाद वो अलग हो गए, यानी कि वो अपने जॉब्स में लग गए। मैंने इस चीज को कंटिन्यू किया। अब मैं अकेला करता हूँ, सही, अकेला कमेंट्री करता हूँ इस तरह बैठ के बस। सही। अब वो प्रॉपर स्किट शूट नहीं होता, ये थोड़ा डिफरेंस आ अच्छा, अब जब आपने प्रॉपर अपनी वीडियो बना ली, उसको एडिट करने का मरहला, उसमें से चीजें काट छांट करनी पड़ती हैं, तो वो भी आपकी सिलेक्शन अपनी होती है? हाँ बिल्कुल, वो एडिटिंग में खुद ही करता हूँ। एडिटर अभी तक मुझे कोई यानी क्रेडिट गोज टू यू, सारी मेहनत आपकी अपनी होती है और फिर उसको लोग देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं। आपका अकाउंट हैक हुआ था, वो कैसे हो गया? हाँ जी, मेरा चैनल हैक हुआ था और मेरा जीमेल अकाउंट जो है वो हैक हुआ था। असल में मेरे पास फिशिंग कहते हैं इसको इंटरनेट के टर्म्स में। फिशिंग जैसे आप मछली पकड़ते हो डाल के, इसी तरह ही फिशिंग होती है। कोई ईमेल आता है और उस ईमेल पे आप क्लिक करते हो, कोई गेम डाउनलोड करने को वो कहते हैं जिसपे वायरस होता है। इसी तरह मेरे साथ हुआ और वो गेम रन भी नहीं हुई और वायरस आ गया और सारा मेरा सेशन हैकर के पास चला गया, इंक्लूडिंग माई पासवर्ड एंड एवरी डिटेल। तो उसके बाद वो कंट्रोल उनके पास आ गया, तो उन्होंने मुझे हटा दिया राइट्स से। फिर मेरी काफ़ी बात हुई यूट्यूब क्रिएटर सपोर्ट टीम से और तकरीबन 15 दिनों बाद मुझे वो वापस मिल गया यूट्यूब चैनल एंड इट वाज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर एवरी। तो ऑब्वियसली आप तो परेशान भी होंगे, अब इतनी मेहनत होती है इंसान की और 5 साल की आपकी मेहनत है। बिल्कुल। अच्छा, अब तो कोई आपको टाइम लगा अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने में? जो इदारे हैं हमारे, उनका ताउन आपके साथ था? मेरा कांटेक्ट डायरेक्ट यूट्यूब से ही था। वैसे यहाँ पे मैं लोगों से कह चुका था, जिस तरह बड़े टीवी चैनल्स के कुछ लोग हैं जिनके अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं यूट्यूब में, मैं उनको भी कह चुका था और मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट भी हो रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा जगहों से कहा था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता किसका कोई सोर्स ज़्यादा लगा हो या कुछ, बट यूट्यूब का आपका उनका काम है और वो रिस्पॉन्ड करते हैं आपके मसले, उनका हल करना उनकी जिम्मेदारी है, तो वो करते हैं। चलें जी, ये तो एक अच्छी चीज़ है। अच्छा मुझे ये बताएगा, पाकिस्तान में जितने भी टॉप यूट्यूबर्स हैं आपस में राब्ते रहते हैं, उनसे बातचीत, सजेशंस वगैरह आपकी जो है वो लेते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं चीजें? बिल्कुल, व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप है। अच्छा, उसमें सारे लोग ही हैं और वहाँ पे क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाली इस बातें चल रही होती है। अच्छा, इसमें ये चीज भी बड़ी होती है, आगे निकलने की दौड़ भी होती है, जब आपके अपने वो लोग जो कि ट्रेंड में चल रहे होते हैं, आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लोग पसंद करते हैं, आप उनसे कुछ नया करने की दौड़ में लगे रहते हैं, तो वो एक जेलिसी वाला फैक्टर भी आ जाता है। तो ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल होगा, लेकिन मेरे में नहीं है। कंपटीशन अगर लेते भी हैं तो उसको हेल्दी कंपटीशन लेते हैं कि जैसे कि मुझे महीना हो गया मैं कुछ क्रिएटिव कर नहीं रहा और मेरे दोस्त कर रहे हैं। बात ये नहीं कि उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं, बात ये कि वो काम कर रहे हैं, तो वो चीज मोटिवेट करती है। एज इन उस तरह से हम नहीं देखते कि यानी आप उसको नेगेटिव नहीं लेके जाते। हाँ। अच्छा, हेल्प करते हैं दूसरे यूट्यूबर्स आपको कुछ सजेस्ट करने में कि अच्छा ये चीज अच्छी नहीं थी, ये कर लें, यहाँ से ये कंटेंट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ये होता तो ये बेहतर हो जाता? नहीं, हम कंटेंट के मामले में बहुत ज़्यादा जो है ना नहीं करते इंटरफेयर, हर बंदा अपने हिसाब से कर रहा होता है। लेकिन जब कोई कोलैबोरेशन होती है कि आप हमारे साथ वीडियो बनाए, कोई काम करे, तो वो होती है। बाकी हर बंदा अपने दिमाग से कर रहा है। अगर कोई ले रहा है एडवाइस तो फिर उसको दी जाती है, वरना नहीं कहा जाता। अच्छा, कुछ आपकी एक्टिंग स्किल्स की तरफ मैं आना चाहूंगी। बचपन से शौक था एक्टिंग का? वो तो मैं आई डोंट नो, बचपन से कर रहा था एक्टिंग। शौक बाद में बड़ा होकर पता चला अच्छा ये इसको एक्टिंग कहते हैं और ये मुझे अच्छी लगती है। सबसे जबरदस्त मिमिक्री किसकी कर लेते हैं? किसकी सबसे अच्छी आप नकल उतार के मैं दिखा सकती हूँ? मेरी काफी मशहूर जोकर की नकल है और कुछ हॉलीवुड एक्टर्स की तो जरूर हमारे प्लेटफॉर्म से आप नाजरीन को दिखाइएगा। वो बिल्कुल एक पर्सोना ही अलग है वो जोकर का। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। Madness is, you know, it's like gravity. All it takes is a little push.
छोटा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये चीजें तो मैं सीरियसली ये खुदादाद सलाहियत होती है। प्रैक्टिस करते रहते हैं ये इस पे बहुत प्रैक्टिस की थी और ये भी मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया क्योंकि वो आपको पता है वो कैरेक्टर ऐसा है, आपको पूरा ढलना पड़ता है। अच्छा, बीट बॉक्सिंग भी आप बहुत जबरदस्त कर लेते हैं। जी, आज आपने सब करवाया, वो भी कुछ करके दिखाया। अब आपकी मौजूदगी का तो फायदा उठाना है ना हमने। अच्छा जी, 2-3 चीजें आती हैं, हर जगह वही करता हूँ मैं। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। सीरियसली ये आप हर कोई नहीं कर सकता है, ये बहुत जबरदस्त आर्ट होता है। अच्छा मुझे बताएं, कभी फैमिली में देखकर कोई इम्प्रेस हुआ है कि हमें भी सिखाओ, किस तरह से कर लेते हो ये चीज़ें, हम सीखना चाह रहे हैं, यूट्यूब पे एक्टिव होना चाह रहे हैं? फैमिली में लोग तो इम्प्रेस होते होंगे बहुत। मेरे बिल्कुल ऐसा है, मेरे इवन जो सिबलिंग्स है मुझसे ज़्यादा अच्छी बीट बॉक्सिंग मेरे छोटे भाई को आती है। अच्छा। हाँ, जो सबसे छोटा है उसको आती है, लेकिन उसको इंट्रोड्यूस मैंने ही कराया था कि ये भी कोई चीज होती है। और उसके बाद वो यूट्यूब पे देखता रहा। तो इंस्पायर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फैमिली वाले भी होते हैं, दूर के रिश्तेदार भी होते हैं। तो यूट्यूब पे अभी तक कोई आया नहीं है, लेकिन आएंगे मुझे लगता है। अच्छा माशाल्लाह, आपको तो खुद लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कोई इंस्पिरेशन है जिसकी वीडियोस आप बहुत ज्यादा देखते हो, आपको बहुत ज्यादा पसंद हो? बिल्कुल हाँ है। हर वो बंदा जिसने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ नाम किया है, वो इंस्पायर ही करता है मुझे। बाकी अपने कंटेंट से रिलेटेड जो है, मुझे पाकिस्तान में मोरू बहुत अच्छा लगता है, तैमूर सलाउद्दीन मोरू, वो पाकिस्तानी मेरा फेवरेट यूट्यूबर है। और ये है कि बाकी तो दूसरे नाम है कि इंडिया में अलग है। और एक्टिंग की कभी ऑफर हुई है? एक्टिंग की ऑफर बिल्कुल हुई है, अभी मेरी बात चल रही है। हो सकता है कि मुझे बड़े पर्दे पे मैं आ जाऊं जब ब्रेसेस उतर जाए। तो दिस इज पॉसिबल। अच्छा जी, पॉसिबल है। तो मुझे बताएं कि किस तरह के रोल को आप पसंद करते हैं, अपने लिए प्रेफर करते हैं कि अगर कभी एक्टिंग करनी पड़ी तो ये रोल आप जबरदस्त कर सकते हैं? देखो, मुझे जो लगता है कि मैं डायरेक्टर के कहने पर रो तो नहीं सकता। मैं ड्रामा टीवी सीरियल नहीं करूंगा। मैं करूंगा वो जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, और वो है कोई कॉमिक रोल। मूवी में, फिल्म में कोई कॉमिक रोल अगर करना हो तो वो करूंगा। बाकी टीवी सीरियल की कमिटमेंट भी लंबी है, वो मुझसे नहीं होगा, वो नहीं हो सकती। अच्छा, बहुत सारे लोग हमारे नौजवान जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसपे हम कह लें इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्यूब का, फिर इसके साथ साथ हमारे पास टिकटॉक है, वहां पर अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो कौन सी चीज ऐसी है जिससे आप जो है वो अच्छा मैसेज भी लोगों को दे सकते हैं और ज़बरदस्त एक्टिंग स्किल भी आपकी जो है इनहेंस हो सकती हैं? कोई मैसेज आप देना चाहें? एक्टिंग स्किल्स की अगर बात की जाए तो टिकटॉक बहुत अच्छा मीडियम है उसको पॉलिश करने का। लेकिन ये उसमें एक मसला है कि आपकी आवाज़ की पिच जो है ना वो प्रैक्टिस नहीं हो सकती, क्योंकि वो डब्ड आवाज़ होती है। तो उसकी वैसे आप प्रैक्टिस कर लिया करें, लेकिन टिकटॉक इज़ अ गुड मीडियम जिसपे एक्टिंग प्रैक्टिस की जा सकती है। तो बस अपने फन के साथ लगे रहें, मेरी तो यही आपको मैसेज है कि आप ऑब्वियसली जो भी फन हो उस पे आप मेहनत करते रहे तो निखार पैदा होता है। जाते जाते कुछ जबरदस्ती एक्टिंग आप हमें करके दिखाना चाहें? जबरदस्ती एक्टिंग मैंने कर दी है। नहीं, एक और जाते जाते कौन बचा यार, आई थिंक कर दिया मेरी। अच्छा, कोई फनी सी चीज जो आप शेयर करना चाहें कुछ हमारे नाजरीन के साथ? मुस्कुराहटें लोगों के चेहरों पे आ जाएंगी। मुस्कुराहटें बिल्कुल बिल्कुल। कोई अभी इस वक्त चले जी, सोचना इस टाइम मुश्किल हो गया, तो इंशाल्लाह चले नेक्स्ट टाइम हम जरूर प्लान करके आपके साथ चीजें शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच रजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हमारे साथ रजा थे, जो कि आपने देखा कि जी यूट्यूब पर बहुत सारे लोग उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी होती है, लेकिन मसाइल भी आपके लिए बढ़ जाते हैं। जिस तरह के रजा के साथ ये वाक़या पेश आया कि हैक कर लिया गया। फिर हम ये भी आजकल खबरें गर्दिश करते सुन रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज़ी बढ़ती चली जा रही है, लोग जो हैं वो बेराहरवी का शिकार होते चले जा रहे हैं, माशरती बिगाड़ सोशल मीडिया की वजह से बढ़ता चला जा रहा है, चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो इस पर अब हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया को हमने कंट्रोल किस तरह से करना है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस मामले को किस तरह से लेके चल रहे हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान
मौजूद हैं आसिफ इकबाल साहब, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग हैं। उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आसिफ जी साहब? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे तो पहले मैं जानना चाहूंगी, CM साहब की भी बार बार स्टेटमेंट ऐसी आ रही है कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हमने थोड़ा सा कंट्रोल करना है, इश्तियाल अंगेजी इसकी वजह से बढ़ रही है, इसके लिए क्या तैयारी की जा रही है? जी, इसके लिए ऑलरेडी चल रहा है ये तो काम। पिछले 4 इयर्स हो गए हैं कि सोशल मीडिया पे जो मजहबी मुनाफरत होती है उसके लिए एक साइबर क्राइम एक्ट की सेक्शन हमारा 11 है जो इसको डील करता है, हेट स्पीच को। तो उस पर ऑलरेडी हम लोगों को अरेस्ट भी कर रहे हैं। बट थोड़ा सा इशू इसमें ये होता है कि जो ये इश्तियाल अंगेजी या ये इस तरह सेक्टेरियनिज्म और इस तरह के जो लोग होते हैं जो इसको फैलाते हैं सोशल मीडिया पे, हम उनको पब्लिक नहीं करते इस तरह के न्यूज़ को, इस तरह के मैटर्स को, क्योंकि आपको पता है कि ये इस लेवल के जज्बात होते हैं इस तरह के मामलात में। तो कोशिश हम ये करते हैं कि उनको डील करें, उनको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएं, उनको मीडिया के ऊपर मतलब उसको पब्लिक ना किया जाए। लेकिन आसिफ साहब, बेराह रवी भी सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। हम जहाँ पर जिक्र करते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अगर आप इस्तेमाल करें, आप पॉजिटिव चीज़ें लोगों तक पहुँचा सकते हैं, बहुत सारी हम देखते हैं नेगेटिव चीज़ें भी इसकी वजह से। अब वो जब चीज़ें हो जाती हैं अनफॉर्चुनेटली हम तब उसके सदेबाब की तरफ जाते हैं। हमारा साइबर क्राइम विंग इतना एक्टिव क्यों नहीं है कि फौरी तौर पर इस तरह की चीज़ों का सदेबाब करे? जब ये चीज़ें हो रही हैं, अंडर प्रोसेस है, तब आप उनको पकड़ लें। देखिए, FIA साइबर क्राइम विंग जो है या ओवरऑल FIA, हम लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी हैं, हम इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है। ठीक है, यानी कोई ये नहीं है कि हम ऑलरेडी इंटेलिजेंस, ऑल्दो हमारे सोर्सेज हैं हर जगह पे, हम इस चीज तक पहुंचते भी हैं, लेकिन जो आप बात करिए ये सारी दुनिया में साइबर पेट्रोलिंग करने के बावजूद आप इस चीज को रोक नहीं सकते। ये मुमकिन ही नहीं है एक चीज। हाँ, इसको मिनिमाइज किया जा सकता है बाय एनफोर्सिंग ऑफ लॉ जो आपके पास मौजूद है, उसको अगर सही तरह से हम इंप्लीमेंट कर दें और हमारे पास वो वसाइल मौजूद हों जो कि FIA साइबर क्राइम के पास हैं। हम उस टाइम पे भी काम करते रहे हैं जब आज से 5-7 साल पहले जब कोई इदारा नजर आ रहे थे कि सारे इदारे जो है ना, किसी की कोई बात नहीं थी आपको सुन रही, लेकिन साइबर क्राइम विंग तब भी काम कर रहा था। मतलब अब 400-450 FIRs एक साल में, और उसके अलावा 28,000 हमारी इंक्वायरीज जिसमें हम लोगों ने सॉर्ट आउट की हैं चीजें। तो ये कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम हर साल आपको इसको इंप्रूव करने की। लेकिन आसिफ साहब, जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है ना, मेरा नहीं ख्याल साइबर क्राइम विंग जो है वो उस तरह से टाइम टू टाइम अपडेट होता जा रहा है। लोगों की कैपेसिटी आपके पास, क्योंकि केसेस अक्सर इरफान ही ये खबरें शेयर करते रहते हैं कि आपके पास खासे पेंडिंग रहते हैं। वो रीजन ये है कि अब हमारे पास 1000 ऑफिसर सिर्फ लाहौर में नहीं हो सकते। मतलब ये आपको भी पता है कि ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। 14,000 अभी तक 14,000 प्लस कंप्लेंट्स अभी तक साइबर क्राइम लाहौर, सिर्फ लाहौर के पास आ चुकी हैं। अब उसमें 100 ऑफिसर्स हैं जो एक बड़ी अमाउंट, मतलब आप बड़ा नंबर है ऑफिसर। अगर 100 लोग उसको करने लगेंगे, आपको पता है कि कितना हम कर रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट करते हैं। पेंडिंग वो होती हैं जो लेस प्रायोरिटी की होती हैं, उसको प्रायोरिटाइज हम करते हैं। जो सीरियस मैटर्स हैं उनको पहले हम करते हैं। लेकिन ये कि मामला सारे कोशिश हम कर रहे हैं कि उनको प्रॉपर तरीके से उनको मैनेज करके, यानी उनको लेके चला जाए। सही। अच्छा, अभी हमारे साथ एक यूट्यूबर थे जिनका ये कहना था कि उनका चैनल हैक हो गया। अब लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने चैनल्स बनाने में, मिलियंस उनके फॉलोअर्स हो जाते हैं, और इन दी एंड उनके साथ अगर ये हो कि उनका चैनल हैक हो गया है और किसी ने सारा उनका डेटा चोरी कर लिया, इस तरह की चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है? सेकेंडली, कैसे कोई अपनी शिकायत दर्ज करवाए? अच्छा, पहली चीज़ ये है कि जैसे ये चैनल हैक होने की बात है, साइबर क्राइम में अवेयरनेस उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप किसी को पकड़ें। लोगों को ये बताना जरूरी है कि आपने सिक्योरली किस तरह से यूज करना है। जो हम सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे हम ये भी कैंपेन्स करते हैं। हमारी बाकायदा कैंपेन्स साइबर क्राइम हेडक्वार्टर्स की तरफ से भी ये चल रही हैं। बाकी ये जो यूट्यूब चैनल है, मोनेटाइजेशन के लिए लालच दे के लोगों को हैक करना, ये जो लोग, कोई भी बंदा, मैं आपको बताऊं, इसमें सिर्फ साइबर क्राइम का पार्ट नहीं है। हमारी ड्यूटी तो है ये जो हम कर रहे हैं, बट ये मुमकिन नहीं है, मैं फिर मुमकिन का वर्ड यूज कर रहा हूं, कि हम
हम लोगों को, हर बंदे को हम ये भी बताएं कि यार ये करोगे तो पकड़े जाओगे, ये करोगे तो सिक्योर रहोगे। कोशिश कर रहे हैं कि हर बंदे तक हम पहुंच, उनको बता दें कि सिक्योर कैसे होना है। बट जो यूट्यूबर्स हैं, इसमें उनको ये बताने की बात है कि जहां पे आपको मोनेटाइजेशन का लालच दिया जाता है, ये फिशिंग की टेक्निक है जिसके जरिए उनको पकड़ा जाता है। यानी कोई इस तरह का पेज उनको भेजा जाता है जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड वो डालते हैं। उनको ये बताना जरूरी है, जो नए भी हैं बच्चे जो करना चाह रहे हैं, कि आपने यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालना, किसी लिंक पे क्लिक नहीं करा, किसी गेम के लिए नहीं जाना आपने। दूसरी चीज ये कि साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए हमारे ऑफिसेज मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। खुद जाके रिपोर्ट किया जा सकता है। ऑनलाइन complaint.fia.gov.pk, वहां पे सिटी सिलेक्ट करें, FIA का वेब पोर्टल है, वहां पे जाके उसको सिलेक्ट करके कंप्लेंट की जा सकती है। और कंप्लेंट वो helpdesk@NR3C.gov.pk हमारा ईमेल है, उस पर यानी ईमेल करके कंप्लेंट की जा सकती है। मैं ये कहूंगा, अर्ज करूंगा लोगों को जिनके मामलात सीरियस हैं या अर्जेंट नेचर के हैं, वो खुद जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। वो क्योंकि वो क्यू में 100 मेल्स अगर आपको दिन में, ऑब्वियसली फिर आपको प्रायोरिटी दी जाती है। खैर, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब मुझे बात करनी है वो इश्यूज जो कि एक्चुअली इश्यूज होते नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर हम उनको इस तरह से देखते हैं कि लोग शेयर करते हैं कि वो हमारी नौजवान नस्ल को एक तो गलत मैसेज भी दे रहे होते हैं। ऐसे वाकयात भी हुए, उनका जिक्र करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर FIA। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आसिफ साहब, मुझे बताएगा, फेक न्यूज़ जो हैं वो हमेशा मैं कहूँगी कि देर पा असरात भी छोड़ जाती हैं और बहुत बुरे असरात छोड़ती हैं। उसके सदेबाप के लिए क्या कर रहे हैं FIA? जी, ये बहुत बड़ा मसला हमारी सोसाइटी के लिए बनता जा रहा है और ये बढ़ रहा है बाय द पैसेज ऑफ टाइम। हमने देखा है कि डे टू डे बेसिस पे रोज कोई खबर लगती है इस तरह की कि जो बड़ा अट्रैक्ट करती है। आप उसको देखते हो, कुछ चीजें साथ में अटैच होती हैं, आप कहते हो कि यार ये बिल्कुल, और वो सेकंड्स में सोशल मीडिया ट्रेंड में आ जाती है। एग्जैक्टली, वो बहुत सारी ऐसी न्यूज ट्रेंडिंग में रही जिसका आप जिक्र नहीं करना चाहोगे। ये कैट बिल्कुल ऐसे वाला अभी रिसेंटली जो ये वाकया हुआ है, अब वो ट्रेंडिंग में एक दिन नहीं 3-4 दिन ट्रेंडिंग में रही वो चीज, और उसने साइको कर दिया लोगों को। मैं ट्विटर पे टॉप ट्रेंड रहा है ये, पर लोग, हर कोई दूसरा बंदा इस बारे में डिस्कस करता नजर आया है। और करना, देखें, ये एक पॉजिटिव चीज भी है कि हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं। नेगेटिव ये है कि बगैर सोचे समझे और असर्टन किए हम क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं और हम उसको मान लेते हैं कि ये हमारी सोसाइटी में हो रहा है या हो। इतने गिरे हुए लोग, इसका मतलब है कि हम नहीं है अभी। अल्लाह का शुक्र है कि जब इसको हमने इन्वेस्टिगेट किया, इसको देखा, तो पता चला जी कि ये तो ऐसा मामला ही नहीं है। बट आप गूगल करें, टॉप पे पाकिस्तान का नाम जा रहा है, हमारे मुल्क का नाम बदनाम हुआ, बिला वजह हुआ। ये हमें दुख था जिसको हमने धोने की कोशिश की। इसके अलावा कल मैंने देखी, डे बिफोर यस्टरडे एक न्यूज चल रही थी, कल देखी, एक मौलाना साहब हैं हमारे बड़े रिस्पेक्टेबल, उनकी न्यूज चलती रही, लोग शेयर, मतलब बाद में ये पता चला कि वो न्यूज फेक है। मैं यही अपने ट्विटर पे कोशिश करता हूं लोगों को, मैं पिछले एक वीक से ये मैंने अपना जैसे मिशन बनाया होता है कि ये लोगों को, उनको बार बार उनका बिहेवियर बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि यार जो भी न्यूज आए वो सही है, वो गलत है, पहले ये असर्टन हो लेने दे, कमेंट्स बाद में करें और शेयर बाद में, अपनी राय बाद में बनाएं। अपनी राय बाद में ये कहें कि अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गलत हुआ है, लेकिन ये ना कहें कि ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि वो आपको पता ही नहीं कि वो हुआ है या नहीं हुआ। तो ये बिहेवियर बनाने की जरूरत है। हम लोग इस पे इनपुट भी दे रहे हैं, इस पे लेजिस्लेशन को मजीद बेहतर करने की जरूरत है। मैं इस तरफ भी आना चाह रही थी कि आसिफ साहब, इन लोगों को करार वाकई सजा देनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपके मुल्क का इमेज जो है उसका बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। जी डेफिनेटली, इसी तरह से। और देखिए ना, मुल्क का बेड़ा भी गर्क हो रहा है, जिसको हमने हर हाल में बचाना है। दूसरी चीज ये कि सोसाइटी के अंदर कितनी अफरा तफरी फैलती है। मैंने देखा है, मुझे लोगों ने मैसेजेस किए, मेरा शुक्रिया अदा किया है, मुझे दुआएं की हैं कि यार हम लोग एंजाइटी में रहे, हम डिप्रेशन में रहे कितना अरसा। और हम कुछ लोग, खवातीन ऐसी थी जिन्होंने कहा कि हम मेडिकेशन पे चले गए कि यार यहां तक नौबत आ गई है। तो ये चीज है कि इसको असर्टन कर लें। और हम लोग फेक न्यूज के हवाले से जो हमारे सेक्शन ऑफ लॉज हैं साइबर क्राइम के अंदर, वो हम प्रॉपर अप्लाई करते हैं, लेकिन कैटेगोरिकली ये डिफाइन नहीं किया हुआ। देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसी चीजें हैं
जिस पे लेजिस्लेशन होने की जरूरत होती है और हमारी तरफ से वो इनपुट भी चली जाती है और इंशाल्लाह इस पे काम साइबर क्राइम कर भी रहा है, हम लोगों को पकड़ भी रहे हैं और उनको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके भी जा रहे हैं। सही। अच्छा, मुझे आसिफ साहब ये बताएगा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेतहाशा बढ़ता चला जा रहा है। हमारे नौजवान बच्चे खाना नहीं खाते हैं, सोशल मीडिया पे वो सारा टाइम अपना स्पेंड कर देते हैं। आपको नहीं लगता कि अब रूल्स जो हैं वो दोबारा से बनने चाहिए, कुछ सख्त होने चाहिए ताकि हम सोशल मीडिया को कुछ हद तक कंट्रोल कर सके? अच्छा, इसमें मेरी राय एंटायरली डिफरेंट है, जो गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं हर जगह पे ये बोलता हूं कि सारा कुछ आप लॉ इन्फोर्सिंग और दूसरों पे ना डालें। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को भी लेनी चाहिए, बल्कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को लेनी चाहिए। देखिए, मेरे अगर बच्चे हैं, मैं उनको टाइम नहीं दे रहा, मैं अपने ऑफिस के झंझट में पड़ा हुआ हूं या अपने दुनियादारी के चक्रों, और मैंने छोड़ दिया कि वो जो टीचर है जिस स्कूल में जा रहे हैं, ये स्कूल की जिम्मेदारी है और एफआईए की जिम्मेदारी है कि वो मेरे बच्चे की तरबियत भी करे। वो नहीं हो सकती। मैंने अपने बच्चे की तरबियत खुद करनी है। और ये लोगों को, देखिए, बच्चे तो कर रहे हैं, जब उनका बाप या उनकी माँ यूज कर रही होगी सारा दिन और शाम को सोशल मीडिया, वो बच्चा सामने बैठा वो भी मोबाइल उठाएगा। ये ड्यूटी पेरेंट्स की है, जो पेरेंट्स को बताना चाहिए कि ये आपकी ड्यूटी है, इस चीज को आपने सुधारना है। आपका फ्यूचर आपके बच्चे हैं। बच्चा अगर सोशल मीडिया पे बैठ के ब्लैकमेल होता है, ब्लैकमेल करने वाले भी तो बच्चे होते हैं ना। 16 साल के एक बच्चे को सजा हुई है सोशल मीडिया पे ब्लैकमेल करने की, सजा हुई बाकायदा, और वो 9th क्लास का बच्चा था। तो इसका मतलब है कि बच्चे सिर्फ विक्टिम नहीं बनते, बच्चे ऑफेंडर्स भी होते हैं। और यहाँ पे पेरेंट्स को कहना जरूरी है, ये आपकी तरफ से भी मैसेज जाना चाहिए कि अपने बच्चों का ख्याल करें, उनको टाइम दें। सही। अच्छा, दूसरा आसिफ साहब, एक और चीज मैं जरूर यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। अनफॉर्चुनेटली गैर इखलाकी वीडियोस, तस्वीर, इनका तबादला जो है वो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? कोई ऐसी सजेशन एफआईए ने सोची है कि कम से कम इसको हम कंट्रोल कर लें, क्योंकि इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों की जिंदगियां तबाह होती हैं। लोग ब्लैकमेल एक दूसरे को करना शुरू कर देते हैं, पैसों के मुतालबात किए जाते हैं। ये तो वो बंदगली है जी, जहां पे लाके जहां पे पहुंच जाता है ना जब लड़का या लड़की, वो सुसाइड तक चला जाता है। उसके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय एफआईए साइबर क्राइम के। मुझे पता है कि हम लोग काम तो कर रहे हैं, हम बड़ी दुआएं लेते हैं, और ये मैं अपने सारे साथियों को, अपने दोस्तों को, कोलीग्स को कहता होता हूं कि ये ब्लेसिंग है अल्लाह की कि हम साइबर क्राइम में काम कर रहे हैं। हम पर्दा डालते हैं लोगों के बिल्कुल उसके ऊपर। और दूसरी चीज ये कि ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए, वही जो मैं बात कर रहा हूं, बच्चों को बताएं, मीडिया के जरिए लोगों को बताएं कि ये वो बंदगली जहां से आप निकल ही नहीं सकते, आप अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ सकते। जो आपको ब्लैकमेल कर रहा होता है उसके पास वो कंटेंट है जो उसके पास नहीं होना चाहिए। मैं पिछले दिनों एक चैनल पे इंटरव्यू दे रहा था और मैंने बड़ा स्ट्रेट अवे, उन्होंने कहा जी आपका मैसेज इस कौम के लिए क्या है? मैंने कहा कि तस्वीर कपड़ों में बनाएं, और मैंने साथ में ये भी कहा कि मुझे शर्म आ रही है ये बात करते हुए, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये बात मुझे करना पड़ रही है। उसकी वजह यह कि हमने देखा है कि बच्चे तो बच्चे, बड़ी एज के लोग और फैमिलीज वाले, खवातीन और मेल्स, इवन हस्बैंड वाइफ, जब उनके मामलात खराब होते हैं, इतनी गलीज चीजें निकलती हैं उसमें से कि आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते। ये लोगों को पता होना चाहिए कि ये टोटल डिजास्टर है। एक दफा इंटरनेट पे जो चीज चली गई, फिर वही बात कि एफआईए साइबर क्राइम, उसको कैसे देखें, 1000 जगह पे शेयर हो गई, अमेरिका में, कनाडा से शेयर हो रही है, हमारी तो वो आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है। हम अमेरिकन गवर्नमेंट को तो नहीं कह सकते कि इसको रोकना है आपने। कुछ जो चीज हमारे हाथ में होती है हम पूरी कोशिश करते हैं। हमारा कभी आपने नहीं सुना होगा कि साइबर क्राइम से कोई चीज लीक हुई। हमारे पास 1000 ऑफ इस तरह के कंटेंट्स होते हैं जिनको हम डील करते हैं, हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, हम इस तरह से इसको डील करते हैं कि हम उसको सीज करके चीज को इवन जज के सामने, जहां पे अदालत में जाते हैं, हम पेश करते हैं कि वो देखने के काबिल नहीं होती कि वो कॉपी। लोगों को खुद चाहिए कि वो इस तरह के कंटेंट लोगों को एजुकेट करना चाहिए
कि इस तरह का कंटेंट जो है वो नहीं बनाना। इवन मोबाइल में पड़ा होता है, किसी को भेजना नहीं है, ये स्नैच हो गया तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे सबसे जबरदस्त चीज जो आपने जिक्र किया, मैं देखने वालों को भी ये मैसेज देना चाहूंगी, पेरेंट्स को थोड़ा सा अपने बच्चों को लेके जो है वो एक्टिव होने की जरूरत है। हम समझते हैं कि हमने बच्चों के लिए तमाम तर चीजें प्रोवाइड कर दी हैं, तो अब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। बच्चे जो कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, समझदार हैं। आपको टाइम टू टाइम अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस जरूर रखना है, ये वक्त यहाँ हम जरूरत है। आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त पे। थैंक यू सो मच। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। खरीद सकते हैं Huawei 7X और इसकी कीमत है 24,999 रुपए। LG Q6 28,999 रुपए इसकी प्राइस है। नेक्स्ट मोबाइल है Samsung Galaxy J6 27,999 रुपए में आप खरीद सकते हैं। जी तो नाज़रीन आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं जो कि है आज के भाव। सब्जियों की कीमतें जानेंगे हसन से। जी हसन। जी बिल्कुल, शहर में अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो कीमतों में कोई कमी जो है वो नज़र नहीं आती। ताहम अगर सरकारी नेफ़नामे की बात की जाए तो सरकारी नेफ़नामे पे 12 सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा कर दिया गया है। अगर कीमतों की बात की जाए तो टमाटर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 80 रुपये से लेकर और 100 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस तरह से लहसन जो है, चाइना का लहसन वो 250 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक जो है वो 500 से लेकर 530 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज जो है 50 से 60 रुपये में, जबकि आलू जो है वो 70 से 90 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लीमू 150 रुपये से लेकर और 180 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत अगर महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकती तो कम से कम अपने जारी करदा सरकारी नेफ़नामे के मुताबिक शहर भर में सब्जियों की फ़रोख्त को यकीनी बनाएं ताकि आम शहरियों को किसी हद तक रिलीफ जो है वो मिल सके। जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए ब्रायलर की कीमत की तो गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज मुर्गी की गोश्त की कीमत में 12 रुपये फ़ी किलो का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद शहर में मुर्गी का गोश्त 154 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच हसन, आप हमारे साथ मौजूद थे। सब्जियों की कीमतें आपने बताई, एग रेट शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले बताऊंगी आपको रिटेल प्राइस क्या है। 116 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर जिक्र करें होलसेल रेट क्या है तो 114 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और गोरमे पे अगर आप जाएंगे तो 1 रुपये इजाफे के साथ 115 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और अब कुछ कर लेते हैं बचत की बात। बचत बाजार में सेल्स कहां लगी हैं जी। अगर आप जाएंगे अलकरम पर और यहां पर अप टू 50% ऑफ है, आप जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांड है जी हश पपीज, यहां पर फ्लैट 25% ऑफ है। और अगर आप जाएंगे कारफोर तो यहाँ पर प्रमोशन पर क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। सबसे पहले मिजान अल्ट्रा रिच पाउच है और इसकी कीमत है जी 1070 रुपये, आपको प्रमोशन पर मिलेगा 855 यानी 215 रुपये पूरे आप बचा सकेंगे। कैडबरी डेयरी मिल्क बबली और बच्चों को तो बहुत पसंद है, 450 रिटेल प्राइस है, 380 रुपीज़ में आप खरीद सकेंगे, पूरे 70 रुपीज़ इस पर आप बचा सकते हैं। जी तो नाज़रीन, बचत बाजार में आपने जाना सेल्स और प्रमोशन, और अभी शामिल कर लेते हैं अगला सेगमेंट माल का हाल। डिफरेंट करेंसी रेट्स क्या हैं, एक नजर डालते हैं।
जी तो नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल सेम टाइम पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।